Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8th History chapter 1st How, Where and When. Part 3rd How do we know? हम किस तरह जानते हैं? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। Once this was done, things could be properly studied and debated. ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति का जन्म हुआ। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. अंग्रेजों को भी यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। So, they set up record rooms attached to all administrative institutions. लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law courts all had their record rooms. गांव के तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु अभिलेखागार एवं संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। Letter and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives. 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared are the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. आप वहाँ जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझावों को
देख सकते हैं। In the early year of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं, जिन्हें जो है कैलीग्राफी के जो माहिर लोग होते थे, जिन्हें खुशनवीसी या सुलेखन विषय कहते थे, ऐसे लोग बहुत ही सुंदर ढंग से इसे लिखने का काम करते थे। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थीं। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग also became common under the colonial administration. औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ही जरूरी था। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions, and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। What officials record do not tell? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। From this vast corpus of records, we can't get
to know a lot. रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. But we must remember that these are from this vast corpus of records, we can get to know a lot. रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. But we must remember that these are official records. लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं. They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. ये रिकॉर्ड्स हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं करते कि देश के दूसरे लोग अर्थात आम लोग क्या महसूस करते थे और उनके कार्रवाइयों की क्या वजह थी. For that, we need to look elsewhere. इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है. Thought they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in local bazaars. इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी. नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा. कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लिखा. All these sources, however, were produced by those who were literate. लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. लेकिन इससे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव करते थे. 8. This can be done if we make a little bit of efforts. When you read this book, you will see how this can be done. पर अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं. जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी.
नाउ एक बार जो है हम इस चैप्टर में दिए गए जो पिक्चर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें ये पिक्चर्स देकर आपसे पूछ लेता है कि ये पिक्चर किस चैप्टर से है या इसमें क्या जो है शो किया गया है। फर्स्ट चैप्टर, फिगर नंबर 4, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया came up in the 1920th century. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। When New Delhi was built, the National Museum and National Archives were both located close to the Viceroy Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। नेक्स्ट है फिगर नंबर 5, a custard apple plant 1770 century. शरीफे का पौधा 1770 का दशक। Botanical Gardens and Natural History Museum established by the British collected plant specimens and information about their uses. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। फिगर नंबर 6, मैपिंग एंड सर्वेइंग ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। Note how all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project. ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। नेक्स्ट है द रेबेल्स ऑफ 1857, 1857 के विद्रोही। Images needs to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. The captain at the bottom says, "Mutinous spoils share the loot." In British representation, the rebels appear as greedy, vicious, and brutal. You will read about the rebellion in chapter 5. तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही
लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। नाउ टुडेज क्वेश्चन, हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू।